गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक से समझाया, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं, मिनी चार्ज सिस्टम के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो आप कंसंट्रेट रहिए, फोकस्ड रहिए, सीरियस रहिए और मेरे साथ कुछ देर तक बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। और थोड़ा पेशेंस बनाए रहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is that imaginary smooth curve drawn in an electric field at any point of which the tangent drawn gives the direction of the force acting on a positive test charge placed at that point। बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे इस डायग्राम में एक है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उसके लिए पैटर्न दिखाया हूँ। ये जो रेडियल लाइंस बनाई गई हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस लाइंस का मीनिंग क्या हुआ, कैसे इसको ड्रा करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन देगा। इन अदर वर्ड्स, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसका दो मतलब हुआ बच्चों। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। वही जो पिछले एपिसोड में आपने क्यू नॉट पढ़ा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दो। इसकी वजह से उस पर रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो ये एरो उस पर लगने वाले रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन बताएगा और साथ में इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताएगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा और साथ में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये इस लाइंस का मतलब हो गया बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज रख दो, नेगेटिव पॉइंट चार्ज रख दो, और तुम क्या करो, यहाँ पर एक यूनिक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, यूनिक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। इस टेस्ट चार्ज पर इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स होगा और डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इस तरह से तुम चाहो तो इसी लाइन पे थोड़ा आगे बढ़ाकर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड आएगा और ये सारे इनवर्ड एरोज को मिला दो, एक लाइन बना दो। ये जो इनवर्ड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका एरो जो इनवर्ड दिखाए हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बताएगा। तो जितने भी इनवर्ड आप लाइंस बनाओगे एरो बना के, ये सारी की सारी जो रेडियल लाइंस हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगी, या इन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहोगे। उसी तरह से बच्चों एक सी डायग्राम में इसको देखो, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मान लो ये Q1 है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ये Q2 है, और ये मान लो कि ये दोनों आइसोलेटेड है, यूनिवर्स में अकेले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग होता है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे होता है, अगर यहाँ पे +1 टेस्ट चार्ज रख दो तो इस +Q1 का रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड और इस +Q2 का रिपल्सन फोर्स लेफ्टवर्ड, और अगर ये दोनों रिपल्सन फोर्स बैलेंस हो जाए तो यहाँ नेट फोर्स जीरो आएगा और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने का चांस है, इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, इस पॉजिटिव +Q1 की ओर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं न्यूट्रल पॉइंट के पास से रिपेल हो जाती हैं
रिपेल हो जाती है, आई मीन डाइवर्स हो जाती हैं, और डाइवर्स होकर ऐसे एसिम्प्टोटिक इन्फिनिटी पर जाती है। डायग्राम में सिमेट्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ भी डाइवर्स हो जाएंगी, यानी रिपेल हो जाएंगी, और ऐसे जाएंगे एसिम्प्टोटिक इन्फिनिटी पर। दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, तीसरी लाइन ऐसे जाएगी, चौथी लाइन ऐसे जाएगी। इस तरह से ये इमर्जिंग लाइंस आपको नज़र आएंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, आई मीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो ये इमर्जिंग लाइंस ऐसे बनेंगी। ड्यू टू सेम रीजन, ये जो प्लस Q2 है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इमर्ज होएंगी और न्यूट्रल पॉइंट के पास से ऐसे डेविएट होकर डाइवर्स हो जाएंगी और ऐसे एसिम्प्टोटिक इन्फिनिटी पर जाएंगी, जैसे ही इन्फिनिटी पे चलती चली जाएंगी। फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस इमर्ज होती हैं, इनको इमर्ज होता हुआ दिखाओ, और न्यूट्रल पॉइंट के पास से इनको डेविएट होता हुआ दिखाओ, जैसे डेविएट है। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है बच्चों। कहा जाएगा कि इस तरह से नैरो होती जाएंगी, इन्फिनिटी पर चली जाएंगी, मगर एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर इस पैटर्न के किसी भी पॉइंट पर, मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ पे एक टैंजेंट बना दो, तो इस टैंजेंट का डायरेक्शन क्या देगा बच्चों? इस टैंजेंट का डायरेक्शन इस पॉइंट पर दोनों चार्ज की वजह से लगने वाले नेट फोर्स का डायरेक्शन देगा। अब वही नेट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे इस वाले कर्व पे एक पॉइंट यहाँ ले लो और इस पॉइंट पर एक टैंजेंट बना दो, तो टैंजेंट का डायरेक्शन क्या देगा बच्चों? ये टैंजेंट का डायरेक्शन इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे उस पे लगने वाले नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन देगा, और उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो, दोनों का एक ही मतलब हुआ, मगर उसको रियलाइज करने के लिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा करोगे, +1 यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख के, और उस पर नेट फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे। वही नेट फोर्स का डायरेक्शन टैंजेंट से रिप्रेजेंट होता है बच्चों, वही नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फिर बच्चों इस डायग्राम में एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दिखाया गया है। कहने का मतलब ये चार्ज से बनी हुई शीट है, पतली सी शीट है जो परपेंडिकुलर रखी हुई है। अपवर्ड में इन्फिनिटी गई है, डाउनवर्ड में इन्फिनिटी गई है। अगर यहाँ किसी पॉइंट पर +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखती हो तो आधी सीट ऊपर मानी जाएगी, आधी सीट नीचे मानी जाएगी, और सीट की वजह से सिमेट्रिकली इस पे लगने वाला फोर्स लेफ़्ट साइड में होना चाहिए बच्चों। तो लेफ़्ट साइड में नेट फोर्स का डायरेक्शन आएगा और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो कहा जा सकता है कि ये जो पैरेलल लाइंस दिखाया गया है, इस सीट के बहुत छोटे से एरिया में हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस दिखाया गया है। ये पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी? इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को रिप्रेजेंट करेंगी। उसी तरह से बच्चों अगर एक +1 यूनिट चार्ज यहाँ पे रख दो, +1, ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, माना जा सकता है कि सिमेट्री की वजह से आधी सीट अपवर्ड मानोगे, आधी सीट डाउनवर्ड मानोगे, और सिमेट्री की वजह से इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर लगने वाला रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड आएगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन राइटवर्ड आएगा और वही टेंजेंट का डायरेक्शन होगा और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये सारी लाइंस जो पास पास दिखाई गई हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, दे विल रिप्रेजेंट व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट ऑफ चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न होएगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न होगा। इसी को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हो।
और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी कहते हैं। तो बच्चों कुछ एग्जांपल देकर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बताने की कोशिश किया गया। Then your next topic is properties of the electric lines of force. बच्चों जो बोर्ड एग्जाम बच्चे देने वाले हैं उनको ये प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी पड़ेगी। समझाने का मैं कर दूंगा, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा और बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने को आएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जरा कंसंट्रेट करना। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट करेंगी, आमीन इमर्ज होंगी, और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करेंगी। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ लाइन ऑफ फोर्स gives the direction of the electric field at that point. अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया है। In a uniform electric field, the lines of force are parallel straight lines, जैसे मैंने ऊपर वाले इस डायग्राम में बताया है। अगर सभी लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं ये, तो इनको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एग्जांपल हो गया, और ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज से ही प्रेजेंट होगा। अगर ये सीट ऑफ चार्ज छोटी सी होगी तो ये सारी लाइन पैरेलल कतई ही नहीं होंगी। अपवर्ड में इन्फिनिटी होना चाहिए और डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी होना चाहिए। गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट। टू लाइन्स ऑफ फोर्स cannot intersect at a common point, for if they did, it would mean two different directions of the electric field at the point of intersection. अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डिफरेंट डायरेक्शन आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए कहा जाता है कि टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैनॉट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। Then number 4, the electric lines of force do not pass through a conductor. This indicates that the electric field inside a conductor is always zero. बच्चों अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, आई मीन मेड ऑफ मेटल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं करती, आई मीन प्रेजेंट नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। ऐसा क्यों होगा बच्चों, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। फिलहाल अभी इसको लर्न कर लो कि किसी भी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस पे ओरिजिनेट होंगी, सरफेस पे रुक जाएंगी, कंडक्टर के भीतर से इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। अभी थोड़ी देर बाद समझा दूंगा इसको। The relative closeness of the electric lines of force in different regions of charge-free space indicates the relative strength of the electric field in different regions. In regions where lines of force are closer, the electric field is stronger, whereas in regions where lines of force are farther apart, the field is weaker. बच्चों इसका मीनिंग मैं इस डायग्राम में आपको समझाने जा रहा हूँ। सोन बाई ग्रीन कर्व, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न दिखाया है। ये चार्ज फ्री स्पेस है बच्चों, इसका मतलब ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो। देखो प्रैक्टिकली क्या होगा कि पॉजिटिव, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बाईं तरफ होगा और एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज दाहिनी तरफ होगा।
तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगी और टेढ़ा मेढ़ा चार्ज होंगे, इसलिए जो लाइन्स वो कर्विलीनियर है। तो ये लाइन्स क्यों प्रोड्यूस हुई हैं, रीजन समझा दिया। और ये ग्रीन कलर के जो लाइन्स हैं कर्विलीनियर लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न रिप्रेजेंट करेंगी। इन पे जो परपेंडिकुलर सरफेस जो बनाते हो, शोन बाय रेड कलर, हर पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है। शोन बाय रेड कलर, ये सरफेस है बच्चों, 3 डायमेंशनल सरफेस, और इस रेड कलर के सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस 90 डिग्री बना रही है। इसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। जैसे इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V3 होगा और इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा। अभी मैं थोड़ी देर में पोटेंशियल का डेफिनेशन बताने वाला हूँ। और एक प्रॉपर्टी और होगी बच्चों, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। आई मीन जब हम लोग राइटवर्ड मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, V1 ग्रेटर दैन V2 एंड V2 ग्रेटर दैन V3। एक बात और बतानी है, ये जो ग्रीन कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हूँ, ये देखने में लाइंस कैसी हैं, ये डाइवर्जिंग है बच्चों। तो जब डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जिस पॉइंट के आसपास जो लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पॉइंट 2 के पास ये जो 2 लाइन है बच्चों, ये थोड़ा फादर हो गई, आई मीन स्पेसिंग इनका बढ़ गया है। तो जब ये लाइंस दूर दूर होने लगती हैं, स्पेसिंग बढ़ने लगता है, तो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगता है। बच्चों पॉइंट 3 के पास ये लाइंस काफ़ी दूर दूर हो गई हैं, स्पेसिंग लार्ज हो गया है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे कम होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, E1 ग्रेटर दैन E2 ग्रेटर दैन E3। लेकिन ये वैलिड तब होगा बच्चों जब ये चार्ज फ्री स्पेस हो, आई मीन एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तब ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होएगी। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसमें डाइवर्जिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग भी होता है। मान लो एक हाइपोथेटिकल स्पेस है जहाँ पे कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग है। इधर कोई बड़ी सी कर्विलीनियर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और यहाँ पे बड़ा सा कर्विलीनियर नेगेटिव चार्ज रखा होगा, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्विलीनियर लाइन। इमेजिन करो, तो उन पे जो परपेंडिकुलर सरफेस बना होगी शोन बाय रेड कलर, हर पॉइंट पे 90-90 होना चाहिए। देन सेकेंड कर्व, देन थर्ड कर्व। बच्चों ये जो रेड कलर का सरफेस है, ये लाइन के बजाय आप इसको सरफेस इमेजिन करो। ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V3 है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मीन्स व्हाट, V1 ग्रेटर दैन V2 एंड V2 ग्रेटर दैन V3। ये याद रखना बच्चों। फिर मैंने आपको बताया क्लोजनेस ऑफ लाइंस। पॉइंट 1 के पास ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये काफ़ी दूर दूर है, स्पेसिंग लार्ज है, तो यहाँ उसका स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। पॉइंट 2 के पास स्पेसिंग थोड़ा कम हो गया है, देखो, तो यहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पॉइंट 3 के पास स्पेसिंग सबसे कम है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, E1 लेस देन E2 लेस देन E3। यही ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि क्लोजनेस ऑफ टू लाइन्स in the vicinity of a point will decide the relative strength of electric field. So E1 should be less than E2 and E2 should be less than E3. In the direction of electric field, as we move, always potential decreases. So V1 greater than V2 and V2 greater than V3. बच्चों पोटेंशियल को इस स्पेसिंग से कोई लेना देना नहीं। इसका प्रॉपर्टी फिक्स है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल हमेशा घटता ही घटता है, और पोटेंशियल का जो ऑर्डर है इसको इस स्पेसिंग से कोई लेना देना नहीं। बट हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेसिंग से लेना देना होता है। तो यहाँ पे स्पेसिंग सबसे ज़्यादा है T1 लिस्ट होगा, और यहाँ स्पेसिंग सबसे कम है तो E3 मोस्ट होगा, इसलिए ऑर्डर इस तरह से बनेगा। तो ये उस प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया बच्चों। सम मोर प्रॉपर्टीज। The lines of force have a tendency to contract in length like a stress elastic string. This explains attraction between opposite charges. The lines of force have a tendency to separate from each other in the direction perpendicular to their length. This explains repulsion between two like charges. बच्चों ये जो दो प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखो ये है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। आपने पढ़ रखा है कूलम्ब्स लॉ कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अपोजिट चार्ज में बच्चों अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये भी आप पढ़ रखे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस के यहाँ से इमर्ज करा के नेगेटिव पे टर्मिनेट कराने की कोशिश करी गई है। तो जहाँ भी अट्रैक्शन का केस होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर होने लगती हैं, आई मीन कन्वर्ज होने लगते हैं, उनके बीच का स्पेसिंग रिड्यूस होने लगता है। तो जहाँ भी अट्रैक्शन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस का स्पेसिंग रिड्यूस होने लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, एक दूसरे के करीब आने लगती है। अट्रैक्शन में ऐसा होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज के पास इनके बीच स्पेसिंग काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे प्लस Q1 दिखाया हूँ, यहाँ प्लस Q2 दिखाया हूँ। तो प्यारे बच्चों दोनों पॉजिटिव हैं, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब आप Q1 से Q2 की तरफ मूव करोगे तो ये लाइंस रिपेल होने लगती हैं और ऐसे डाइवर्ज होने लगती हैं। न्यूट्रल पॉइंट के पास ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। तो रिपल्सन में ये डाइवर्ज होती हैं और अट्रैक्शन में ये लाइंस क्या होती हैं बच्चों, कन्वर्ज होती हैं। यही ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा तो लाइंस ऐसे कन्वर्ज होने लगती है। यहाँ इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा तो न्यूट्रल पॉइंट के पास ये जो लाइंस है वो ऐसे डाइवर्ज होने लगती है। देखो यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज हो गई। तो ऊपर यही आपको लिख कर दिखाया गया है। The lines of force are continuous, having no breaks in between. They are imaginary, but the electric field they represent is real. बच्चों ये जो लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया गया है ये कंटिन्यूस होती हैं, बीच में कहीं ब्रेक नहीं करती, और ये इमेजनरी होती हैं, आँखों से दिखती नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं वो रियल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे मूव कराओगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको डिफ्लैक्शन या रोटेशन नज़र आना शुरू हो जाएगा। उससे अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सचमुच का मौजूद है, बट ये विजिबल नहीं होती, ये लाइंस आँखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इस स्पेस में रखोगे
तो उसका ओरिएंटेशन आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क उसको घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस आप रियलाइज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि दे आर इमेजिनरी but the electric field they represent is real. Your next topic is electric potential, beginning with conservative field. बच्चों, आपने मैकेनिक्स में कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में कुछ पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करी जा रही है। ध्यान से सुनना। द फील्ड ऑफ अ फोर्स is said to be conservative if the work done by the force on a body in moving from a point A to a point B in the field depends only on the positions of A and B, whatever path has been followed between A and B. मतलब किसी फील्ड में, किसी फोर्स फील्ड में किसी बॉडी को किसी पॉइंट ए से किसी अनदर पॉइंट बी तक अगर मूव कराया जाए तो जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, और उस फोर्स के फील्ड को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। बच्चों, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसलिए इसको आपको रिपीट करके बताया जा रहा है। और भी तमाम फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं जो मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, तो मैकेनिक्स का डिटेलिंग आप एक बार रिवाइज कर लेना। अब आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, पहले आप डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit positive base charge from one point to the other in an electric field very slowly in the absence of gravity and friction is defined as the potential difference between those two points. बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माना गया है कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होने के लिए अगल बगल चार्जेस का होना ज़रूरी है, जो कि दिखाया नहीं गया है। बच्चों, चार्ज दिखाया नहीं गया है, लेकिन मान लो कि इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको थ्योरी पढ़ाया ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो तुम यूँ मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एक पॉइंट 1 है जहाँ पे पोटेंशियल V1 है, और एक पॉइंट 2 है जहाँ पे पोटेंशियल V2 है। मुझसे पूछा गया है V2 माइनस V1 कैसे डिफाइन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 कैसे डिफाइन होगा। तो बच्चों, ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लस क्यों नॉट। तुम एजेंट हो, एक्सटर्नल एजेंट हो। इस चार्ज को तुम पॉइंट 1 से कैरी करोगे वेरी स्लोली, किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाओगे, पॉइंट 2 तक ले जाओगे। तुम एजेंट हो, एजेंट मैं भी हो सकता हूँ, एजेंट तुम भी हो सकते हो। तो माना गया है कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक एजेंट 1 से लेकर 2 तक ले जाता है। बच्चों, कैसे ले जाता है? वेरी स्लोली ले जाता है।
इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। माना गया है कि स्पेस में ग्रेविटी फोर्स 0 है। बच्चों ये हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, रियल में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों माना जाता है वो डेफिनेशन जब थोड़ी मैकेनिक्स और डिटेल में पढ़ोगे तो बाद में समझा दूंगा। अब इस चैप्टर में बिना मैकेनिक्स के ये समझाना पॉसिबल नहीं है, तो तुम इसको लर्न कर लो कि ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे ग्रेविटी फोर्स को 0 माना गया है, फ्रिक्शनल फोर्स को 0 माना गया है, और टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट कैसे ले जा रहा है, वेरी स्लोली ले जा रहा है। तो बच्चों वेरी स्लोली ले जाएगा तो उसको ले जाने में कुछ वर्क करना होगा। तो मान लो उसने कितना वर्क किया, डेल्टा W12 वर्क किया, डेल्टा W12 वर्क किया किसको ले जाने में बच्चों, प्लस Q0 को ले जाने में। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 विल बी, इन दोनों के रेशियो के बराबर। प्लस Q0 को ले जाने में टोटल वर्क एजेंट ने डेल्टा W12 वर्क किया, यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करेगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर। तब आगे बढ़ो, 1/Q0 अलग से लिख दो। मैकेनिक्स में पढ़ते हो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला कैलकुलस मेथड से होता है। इसको आप लिखते हो इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर लिमिट R1 to R2। बच्चों ये वर्क किसने किया था, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया था। तो फोर्स किसका लोगे, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लोगे। एजेंट ने फोर्स किस पे लगाया, Q0 पे लगाया, उसको ले जाने में कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और मान लो कि ये फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स डॉट डी आर को इंटीग्रेट करते हैं R1 से R2 लिमिट में। बच्चों R1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, R2 क्या है, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मैकेनिक्स में इस तरह से टोटल वर्क डन बाय एजेंट आपको मिलेगा। तो इसकी जगह पे आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। और बच्चों आपको ये बताना है कि वेरी स्लोली उसको ले जाना है। कैसे ले जाना है, वेरी स्लोली। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, 0। इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। आपको ये बताया गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स होएगा, फॉर्मूला होगा Q0 इंटू ई वैक्टर। इलेक्ट्रिक फोर्स को नलिफाई करना होगा, तो एजेंट को इस पे एक अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एजेंट इस पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। उसको आप ऐसे समझो बच्चों, Q0 इंटू ई वैक्टर फोर्स उस पर नेचुरली लगा हुआ है, क्योंकि वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, ये नेचुरल फोर्स है। लेकिन नेट फोर्स 0 करवाना है, तो ये वाला फोर्स एजेंट ने लगाया, ये फोर्स पहले से लगा हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन में कैसे ले जाना था, वेरी स्लोली। तो वेरी स्लोली में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, हर हाल में 0। और ग्रेविटी फोर्स 0 माने हो, फ्रिक्शनल फोर्स 0 माने हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो पाएगा, 0। तो जब इसको बच्चों ट्रांसफ़र करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, -Q0 इंटू ई। इसकी जगह पे क्या लिख डालोगे, -Q0 इंटू ई डॉट डी आर। बाय डेफिनेशन बच्चों इस रेशियो को क्या बोलोगे, ऊपर आप डेफिनेशन बनाए थे कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल difference between 2 points, that is V2 minus V1।
तो बाय डेफिनीशन बच्चों ये पूरी की पूरी क्वांटिटी V2 माइनस V1 होगी। आप क्या करो, माइनस Q नॉट को बाहर निकालो। Q नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है, बट जिस चार्ज को ले जा रहे हो वो यूनिक है। तो माइनस Q नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, उसको इंटीग्रल के बाहर निकालो और Q नॉट को कैंसिल करा दो। तो बच्चों क्या बचेगा, खाली माइनस बचेगा, इंटीग्रल ई डॉट डी आर बचेगा और लिमिट R1 टू R2 बचेगा। और इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, V2 माइनस V1। बच्चों डेफिनीशन तो यहाँ से बना था और V2 माइनस V1 का ये फार्मूला बन गया। किसी भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब भी पूछा जाएगा, आप किस फार्मूले से निकालोगे। ये फार्मूला बच्चों डिराइव करके मैंने आपको दिखाया। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग मैथमेटिकल केस होगा। वो केस कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यह आपके लिए नई चीज़ है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ XYZ इंटू एन कैप। बच्चों माना गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो फंक्शन मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना होगा, तभी ये क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। देन V2 माइनस V1 that is delta W12 by Q naught is given by this formula। बच्चों ये वेक्टर का फार्मूला डॉट प्रोडक्ट में आप तब यूज करना जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो और तीन तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। तीन नहीं तो कम से कम दो वेरिएबल एक्स वाई पे डिपेंड करता हो, तब आप ये वेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करना। पहले भी बता चुका हूँ कि डी आर वेक्टर को कहते हैं वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप। लेकिन बच्चों कभी कभी सिंपल क्वेश्चन होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तब ये जैसे वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ाया हूँ कि वन डायमेंशनल वेक्टर पे एरो नहीं लगाते, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से काम चलाते हैं। तो अगर ये खाली एक्स पे डिपेंड करेगा, ये वन डायमेंशनल वेक्टर होएगा, इस पे एरो नहीं लगेगा, तो प्लस और माइनस से काम चलेगा। तब ये फार्मूला कैसे बनेगा, माइनस इंटीग्रल ई डी एक्स x1 टू x2। बच्चों ये पैरो मत लगाना, यहाँ खाली dx लिखना, यहाँ डॉट मत लगाना। बिना एरो के बिना डॉट के फार्मूला सिंपल सा बनेगा, नेगेटिव इंटीग्रल ई डी एक्स लिमिट x1 टू x2। x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और x2 सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। Similarly, one more case. If electric field is function of radial coordinate only। बच्चों मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, उसमें दो कोऑर्डिनेट थे r कॉमा थीटा। इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ r पे डिपेंड किया, थीटा पे नहीं किया। तो जब सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो इसके दो डायरेक्शन होंगे। अगर ये पॉजिटिव होएगा तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटी होंगे डायरेक्शन की। तो बच्चों यहाँ भी एरो नहीं लगाओ, तो प्लस और माइनस से काम चलाओ। देन V2 माइनस V1 कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव इंटीग्रल ई डी आर लिमिट R1 टू R2। बच्चों यहाँ पे एरो मत लगाना, यहाँ डॉट मत यूज करना, यहाँ भी एरो मत लगाना। ये फर्स्ट पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस हुआ और ये सेकेंड पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस हुआ, और सिंपल ई डी आर फार्मूला यूज करना। एक चौथा केस होगा यहाँ पे,
Suppose electric field vector is function of position coordinate s. कभी कभी बच्चों x के जगह पे सिंगल वेरिएबल s भी इस्तेमाल होता है। ये भी एक तरह का पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, सिमिलर टू एक्स एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस s डायरेक्शन में होगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस s डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन इसके दो ही होंगे, इसलिए यहाँ पैरो नहीं लगेगा। और v2 माइनस v1 का फार्मूला नेगेटिव इंटीग्रल ई डी एस लिमिट s1 टू s2। यहाँ एरो नहीं लगेगा, यहाँ डॉट नहीं लगेगा। s1 फर्स्ट पॉइंट का s कोऑर्डिनेट होगा और s2 सेकेंड पॉइंट का s कोऑर्डिनेट होगा, और इस फार्मूले से आपको मिलेगा v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 का ये चौथा केस है। फिर होगा बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। जब इसका फुल फॉर्म लिखते हो या स्मॉल v यूज करोगे, जब एब्रीविएशन लिखोगे कैपिटल V यूज करोगे। इसका एक ऐसा यूनिट और होगा 1 वोल्ट, ऑल्सो डिफाइंड एज 1 जूल पर कूलम। बच्चों इस फार्मूले से ये वोल्ट है, ये जूल है, ये कूलम है। एक यूनिट इसका और बनता है 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। जब ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनाओ। इफ़ Q नॉट इज़ 1 कूलम, जब कूलम का फुल फॉर्म लिखते हैं बच्चों और वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से होता है तो उसकी शुरुआत स्मॉल लेटर्स होती है। यूनिट की शुरुआत स्मॉल लेटर्स होती है, लेकिन जब इसको एब्रीविएशन में लिखा जाता है तो कैपिटल C लिखा जाता है। इफ़ Q नॉट इज़ 1 कूलम and delta WAB is 1 joule, then VB minus VA is 1 volt। बच्चों ये जो आपने यहाँ पे कंडीशन बनाई है उससे हम लोग एक डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। If 1 joule of work is done in carrying a test charge of 1 coulomb from one point to the other in an electric field, then the potential difference between those points will be 1 volt। बच्चों ये बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट का वो डेफिनेशन पूछते हैं, तो जब भी तुमको डेफिनेशन लिखना होगा आप इस तरह से 3 लाइन में डेफिनेशन बनाओगे। इसको 1 जूल माने हो, इसको 1 कूलम माने हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस फार्मूले से ऑटोमेटिकली 1 वोल्ट आएगा, और इसी कंडीशन को वर्ड्स में लिख दोगे तो डेफिनेशन बनेगा। अब आगे आगे देखो। इफ द पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, ए और बी में से पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे मान लो, पॉइंट बी को पी पे मान लो, देन फ्रॉम above इक्वेशन we have Vp minus V infinity is equal to delta W infinity P upon Q naught। If the potential at infinity is arbitrarily assumed to be zero, that is V infinity zero। बच्चों इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसको आर्बिट्रेरीली जीरो मान लो। डेफिनेशन बनाने के लिए इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है उसको आर्बिट्रेरीली जीरो मान लिया जाता है। ये कस्टम है बच्चों। अगर इसको जीरो मान लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा Vp, फिर इसको रिपीट कर डालो। Vp इक्वल्स डेल्टा W infinity P upon Q naught, and if Q naught is 1 then Vp equals
डेल्टा डब्ल्यू इन्फिनिटी पी। बच्चों ये जो पूरा स्टेटमेंट आपने लिखा है, इस स्टेटमेंट से एक डेफिनेशन बनाओ। और ध्यान से देखो, मैं बनाने जा रहा हूँ। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, सीखना पड़ता है। अगर ये सब स्किप कर जाओगे फिर एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, इसलिए इसको जाना जरूरी होता है। इस स्टेटमेंट को जो आपने यहाँ पे बनाया है, उससे पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे, बिल्कुल इसी को रिपीट करना है। देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, that is Vp, in an electric field is defined as the work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from infinity to that point P very slowly in the absence of gravity and friction। बच्चों, जो कंडीशन आप यहाँ बनाए हो वही यहाँ पे लिखा है। मतलब वो ये लिखा है कि किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ। तो बताया जा रहा है कि किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल का मतलब किसी एजेंट के द्वारा इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही उस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा, प्रोवाइडेड वर्क कैसे किया जाए, वेरी स्लोली किया जाए, इन द ऑब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन किया जाए। इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया गया बच्चों, और वो किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल का डेफिनेशन बन गया। तो डेफिनेशन आप ठीक से समझ लो। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब डायमेंशन निकालो। ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे आया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे V लिख डालो, डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट फार्मूला लिख डालो। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला आप पहले से रटे हो, mL2T-2, Q को IT लिखते हो, आई मीन करेंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल A, टाइम का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल T। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ टू गेट यू mL2T-3A-1। इस तरह से डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिराइव होता है। फिर होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों, इस डायग्राम में एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज प्लस Q गिवन है और एक कोई उसके आसपास पॉइंट P है। एजम्पशन है कि डिस्टेंस R की तुलना में इसका साइज 100 गुना से छोटा होगा, तब इसको पॉइंट चार्ज बोलोगे। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहा हूँ। बच्चों, ऊपर जो आप फार्मूला बनाए हो या डेफिनेशन बनाए हो, उसके हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। एक +1 चार्ज ले लो, +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लो। इन्फिनिटी पे चले जाओ, इधर इन्फिनिटी से +1 चार्ज को वेरी स्लोली कैरी करना शुरू करो इन द ऑब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, और +1 को ला के पॉइंट P पे रख दो। तुम एजेंट हो, +1 को इन्फिनिटी से लाकर पॉइंट P पर रखने में जितना वर्क तुम करोगे वही इस पॉइंट पर +Q के कारण पोटेंशियल होएगा। ऊपर आप ऐसा ही कुछ बनाए हो, लेकिन ये वर्क तुम करोगे कैसे, वेरी स्लोली करोगे इन द ऑब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन करोगे। ये जो मैंने समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू a stationary point charge is defined as
the work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from infinity to that point very slowly in the absence of gravity and friction. यही बात मैं आपको समझाया हूँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों, इसका एक डेरिवेशन होगा। इन्फिनिटी से पी तक लाने में वर्क डन का डेरिवेशन होगा, जो आपको मेरी बुक के वॉल्यूम 2 में बताया जाएगा। जब वॉल्यूम 2 में पब्लिश करूँगा तो ये सारे डेरिवेशन आपको सिखा दूंगा। वॉल्यूम 1 में मैं आपको केवल फार्मूला बता रहा हूँ। तो इस पोटेंशियल का डेरिवेशन करने पर बच्चों ये फार्मूला आएगा। पॉइंट पी पे पोटेंशियल V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R वोल्ट, यही फार्मूला आएगा। इसको लर्न कर लो ताकि मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको आसानी समझ में आ जाए। ये जो Q है वो यही वाला है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में लिखोगे और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में लिखोगे। R यही वाला डिस्टेंस है, और इस पूरे स्पेस में आइसोट्रॉपिक मीडियम माना जाएगा। उस आइसोट्रॉपिक मीडियम का डायरेक्टिक कांस्टेंट K माना गया। और अगर क्वेश्चन में फ्री स्पेस बोलेगा तो इसको 1 लिख डालोगे। तो ये इस फार्मूले का मीनिंग हुआ। सिमिलरली द पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। बच्चों, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको माइनस में रखोगे तो पोटेंशियल का आंसर नेगेटिव आएगा। डेरिवेशन विल बी गिवन इन वॉल्यूम 2, तब तक वेट करना होगा। डेरिवेशन का इंतजार करना होगा। वॉल्यूम 2 के पब्लिश होने के बाद मैं इसको दोबारा से कराऊंगा। जिन बच्चों को डेरिवेशन में इंटरेस्ट होगा, डेरिवेशन वाले एपिसोड उनको दोबारा से देखने होंगे। जिनको केवल फार्मूले में इंटरेस्ट हो, यहाँ से काम चला लें। तो प्यारे बच्चों, मैंने पोटेंशियल ड्यू टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज तक आज मैंने आपको पढ़ाया। अब आपको बताना है पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज सिस्टम, दैट इज एडिटिव रूल। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न का मीनिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझाया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट डिफाइन किया, कैसे डिराइव होता है, प्रोसीजर बताया, उसका फार्मूला बताया। तो प्यारे बच्चों, आज बस यहीं तक, और मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट, and see you again